राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। बिहार विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश बढ़ने के साथ ही लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान फ्रंट फुट पर खेलते नजर आ रहे हैं। चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे चिराग अपने बयानों का डोज बढ़ाते नजर आ रहे हैं। पहले तो उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया और अब मुजफ्फरपुर की दलित बच्ची के मामले पर नीतीश सरकार को ही कटघरे में खड़े करने में जुट गए हैं। इस तरह चिराग पासवान एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के लिए सिरदर्द बनते नजर आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर जिले में 26 मई को 9 साल की एक दलित बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ। पीएमसीएच अस्पताल में लापरवाही के चलते 1 जून को उस दलित बच्ची की मौत हो गई। उसे 6 घंटे तक एम्बुलेंस में तड़पना पड़ा था। इस घटना ने पूरे राज्य को हिला कर रख दिया। चिराग पासवान ने इस मामले पर नीतीश की अगुवाई वाली एनडीए सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। चिराग ने कहा कि यह घटना सिर्फ एक बच्ची की हत्या नहीं, ये राज्य के सिस्टम की नाकामी का सबूत भी है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दलित बच्ची के मुद्दे पर सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखकर राज्य सरकार की भूमिका पर सवाल उठाया और मामले की न्यायिक जांच करने की मांग की है। चिराग ने कहा कि 26 मई को मुजफ्फरपुर में कुर्नी में दलित बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म और फ्रेनेशंस हत्या की घटना ने पूरे बिहार को झकझोर के रख दिया। ये हृदय विदारक घटना न केवल एक मासूम जीवन की बर्बर हत्या है बल्कि हमारे राज्य की कानून व्यवस्था, सामाजिक चेतना और सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की पूरी नाकामी को भी उजागर करती है। चिराग पासवान ने कहा कि मामला सामाजिक सिस्टम एवं राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी की विफलता का प्रतीक है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इस पर शासन मौन रहा तो ये मौन ही सबसे बड़ा अपराध बन जाएगा। साथ ही सीएम नीतीश से चिराग ने 3 मांग भी रखी। पहली, रेपिस्ट को गिरफ्तार कर कठोर सजा दी जाए। दूसरी मांग, पीएमसीएच अस्पताल के प्रशासन, डॉक्टर और कर्मचारियों की लापरवाही की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कराई जाए। तीसरी मांग ये रही कि इलाज में जानबूझकर देरी और अमानवीय दिखाने वाले कर्मियों के खिलाफ केस दर्ज कर तुरंत निलंबित किया जाए। चिराग पासवान ने जिस तरह से नीतीश सरकार पर हमले किए और सिस्टम को फेल बताया, उससे साफ जाहिर होता है कि उनके टारगेट पर फिर से नीतीश कुमार ही है। हालांकि नीतीश ने दलित बच्ची की मौत के लिए जांच आयोग गठित कर दिया है। इसके अलावा मुआवजा देने का ऐलान भी कर दिया है। इसके बाद भी चिराग ने नीतीश को पत्र लिखा और पूरे सिस्टम को ही फेल बता दिया। साथ ही कहा अगर इस पर शासन मौन रहा तो ये मौन की सबसे बड़ा अपराध बन जाएगा। 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले भी चिराग ने इसी तरह से नीतीश सरकार पर अपने बयानों से सवाल खड़े करे थे। हर एक मुद्दे पर पत्र भी लिख रहे थे। सीट बंटवारे में जब बात नहीं बनी तो उन्होंने एनडीए के रहते हुए एनडीए से अलग चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई और हर उस सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा किया जहां जेडीयू चुनाव लड़ रही थी। चिराग के चलते ही नीतीश कुमार की पार्टी में 43 सीटों पर सिमट गई थी और ये माना गया कि लगभग 3 दर्जन विधानसभा सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी के उम्मीदवारों की हार की बड़ी वजह चिराग पासवान के उम्मीदवारों को मिले हुए वोट थे। जेडीयू के नेता चिराग की पार्टी को वोट कटवा पार्टी का नाम दिया था। अब फिर से उसी नक्शे कदम पर चिराग चलते नजर आ रहे हैं। अपने हमले फिर से शुरू कर दिए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए चिराग ने ताल ठोक दी है, जिसे नीतीश कुमार के विकल्प के तौर पर खुद को पेश करने की स्ट्रैटेजी मानी जा रही है। चिराग भले ही औपचारिक रूप से ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ही उनकी पसंद है और इस पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी एक समांतर नीति के तहत उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने का दांव चल रही है। लेकिन नीतीश है, एक अनुभवी चेहरा होने के नाते उनका बिहार में वर्चस्व है और क्योंकि चिराग पासवान युवा चेहरा है और अभी राजनीति की चादर ओढ़ी है, इसीलिए अभी उनका दबदबा होना बहुत मुश्किल है। बिहार में क्यों इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने को बेचैन है ओवैसी? अब बात करें असदुद्दीन ओवैसी की। जानते कि वो इंडी गठबंधन में जाने के लिए क्यों छटपटाए हुए हैं।
दरअसल मुस्लिम सियासत के सहारे असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी एआईएम को हैदराबाद के चार मीनार के दायरे से बाहर निकालकर राष्ट्रीय फलक पर पहचान दिलाने की कवायद में लगातार जुटे हुए हैं। इस मिशन के तहत ओवैसी ने बिहार में 5 साल पहले किस्मत आजमाई थी और 5 सीटें जीतने में भी कामयाब रहे। तब प्रदेश में सीमांचल के इलाके में बड़ा झटका कांग्रेस और आरजेडी को दिया था। बिहार विधानसभा चुनाव में फिर से ओवैसी अपना सियासी दमखम दिखाना चाहते हैं, लेकिन इस बार उनकी इच्छा इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर लड़ने की है। एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने कहा कि बिहार में सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता से दूर रखने के लिए एक बड़े गठबंधन की जरूरत है। इसी सोच के तहत एआईएम के राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी और कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की बात की है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला आरजेडी और कांग्रेस को ही लेना है। ऐसे में सवाल उठता है कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने के लिए ओवैसी की पार्टी बेचैन क्यों है? क्या इसके जरिए उसकी कोशिश बीजेपी बी टीम का नैरेटिव तोड़ने की है या फिर उसे अपना वोट बैंक खिसकने का डर सता रहा है? बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने सभी को अपने प्रदर्शन से चौंका दिया था। एआईएम ने बिहार के सीमांचल के इलाके में 20 सीटों पर चुनाव लड़कर 5 मुस्लिम बहुल सीटें जीती थी। ओवैसी के चुनाव लड़ने का सियासी नुकसान कांग्रेस और आरजेडी पे पड़ा था और इसका फायदा उठाकर एनडीए कई सीटें जीतने में सफल रही थी। हालांकि चुनाव के बाद एआईएम के 5 में से 4 विधायक ने आरजेडी का दामन थाम लिया, लेकिन अख्तरुल इमान के इकलौते ऐसे विधायक रहे जो पार्टी के साथ मजबूती से खड़े रहे। ओवैसी का सियासी आधार सीमांचल के इलाके में है, जहां पर मुस्लिम वोटर 40 से 55% के बीच है। सीमांचल में कई सीटों पर 60% से भी ज्यादा मुस्लिम मतदाता है। इस बार सीमांचल ही नहीं बल्कि बिहार के दूसरे इलाके में भी ओवैसी ने अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। पार्टी ने प्रदेश की 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान बनाया है। पिछले दिनों असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार दौरे पर आरजेडी को खुली चुनौती देते हुए ऐलान किया था कि इस बार 4 विधायकों का हिसाब 25 सीटें जीत कर लेंगे, लेकिन चुनावी तपिश बढ़ने के साथ ही पार्टी का सियासी स्टैंड बदलने लगा। एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने साफ कर दिया कि बिहार में सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता से दूर रखने के लिए उन्होंने गठबंधन की पहल की है, लेकिन निर्णय आरजेडी और कांग्रेस को लेना है। अगर ये गठबंधन बनता है तो बिहार की राजनीतिक फिजा में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इस तरह से सवाल उठता है कि एआईएम का सियासी स्टैंड क्यों बदल रहा है? एआईएम गठबंधन का सियासी दांव 2024 के लोकसभा चुनाव और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में आजमाने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। ओवैसी इस बात को बखूबी जानते हैं कि कांग्रेस या फिर जो भी सेक्युलर दल है उन्हें अपने साथ नहीं लेंगे, इसीलिए गठबंधन करने का दाव फेंकर उन्होंने सिर्फ सियासी संदेश देने की कोशिश की है ताकि मुस्लिम के बीच जाकर ओवैसी कह सके कि हमने तो गठबंधन करने का ऑफर दिया पर वो ही तैयार नहीं हुए। बिहार के विधानसभा चुनाव में मुकाबला बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए और कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के बीच ही है। एनडीए के सीएम पद के चेहरे नीतीश कुमार है तो इंडिया गठबंधन का फेस तेजस्वी यादव है। इस तरह नीतीश बनाम तेजस्वी के बीच सिमटते बिहार चुनाव में ओवैसी की पार्टी की राह काफी मुश्किल भरी हो जाएगी। आरजेडी और कांग्रेस का कोर वोट बैंक मुस्लिम है और ओवैसी की नजर भी मुस्लिमों पर ही टिकी हुई है। मुस्लिम समाज के लोगों ने 2020 में बिहार चुनाव में ओवैसी की पार्टी वोट देकर देख लिया था कि एआईएम 1-2 सीटें तो जीत सकती है लेकिन सरकार नहीं बना सकती है। बिहार में बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने की ताकत ओवैसी नहीं रखते हैं। वक्फ संशोधन कानून से लेकर मुस्लिमों के खिलाफ होने वाले हमले में विरोध में ओवैसी से कई ज्यादा कांग्रेस और आरजेडी खड़ी नजर आई है। ऐसे में ओवैसी को अपना मुस्लिम समीकरण बिहार में गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा है। बिहार में मुस्लिमों के बीच कांग्रेस और आरजेडी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है। इसके अलावा सीमांचल के इलाके में जिस तरह एआईएम के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ओवैसी का साथ छोड़ा है, उसके चलते ही बिहार चुनाव में मुस्लिम वोटों के खिसकने का डर सता रहा है। क्या यही वजह है कि ओवैसी की पार्टी बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के साथ गठबंधन करने के लिए बेचैन नजर आ रही है?
आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।